Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start our new chapter, that is hydrogen. So hydrogen जो है, it is the first element of our periodic table. It is the lightest element, सबसे हल्का है, डेंसिटी सबसे कम है. उसके अलावा it is third most abundant element on surface of globe. अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, it is third most abundant element, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तीसरे नंबर पर है. ठीक है जी. उसके अलावा इट इज़ नाइन्थ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट. अगर अर्थ सॉलिड जो अर्थ की बात कर रहे हैं हम, धरती की, उसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है उसकी अबंडेंस का जो ऑर्डर है दैट इज़ नाइन्थ एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. और एट हाई टेम्परेचर पे देखा जाए तभी हमारे पास हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा. उसके अलावा अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे बात करें तो जो हाइड्रोजन है इट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश जो कि साइंटिस्ट हैं. इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन. लेकिन जो नाम था, नेम वॉज प्रपोज्ड बाय लेवोजियर एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी मानते हैं. ठीक है. इन्होंने क्या प्रपोज किया था, हाइड्रोजन का नाम उन्होंने कैसे रखा, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है. तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रहा है, तो उन्होंने हाइड्रोजन को नाम कैसे दिया, ग्रीक लैंग्वेज में हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जीन मीन्स प्रोड्यूसर. दैट इज वाई द नेम हाइड्रोजन केम इन. ठीक है. दैट इज वाई लेवोजियर सजेस्टेड द नेम hydrogen for hydrogen, which is today known as hydrogen. ठीक. Next we have isotopes of hydrogen. There are basically 3 isotopes of hydrogen. Isotopes क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर जो है या एटॉमिक मास वो जो है वो डिफरेंट रहेगा. एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, उसको बोला जाता है आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं. 1H1 एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों सेम है यहाँ पे. ड्यूटेरियम में 1H1 इज़ प्रोटियम. ठीक है. इसमें कोई भी न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, तो 1 - 1 = 0. न्यूट्रॉन जैसे निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट है. ड्यूटेरियम जो है उसका सिंबल है 1H2. इसको डी से भी हम डिनोट करते हैं, डी ऐसे भी लिख देते हैं इसको. ठीक है. तो यहाँ पे मास नंबर जो है 2 है. अभी इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो 2 - 1 दैट कम्स आउट इक्वल टू 1. इट मीन्स ड्यूटेरियम कंटेन्स ओनली 1 न्यूट्रॉन, सिर्फ एक न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है. और ड्यूटेरियम का ध्यान रखें, इट इज़ यूज्ड इन आइसोटॉपिक इफेक्ट. ठीक है जी. जो आइसोटॉपिक इफेक्ट है उसमें एज ए ट्रेसर का काम करता है. ये फाइंड आउट करने के लिए किस तरह का बॉन्ड जो है वो कहाँ पे टूटा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो ड्यूटेरियम है वो यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटियम इज़ 1H3, या इसको हम T सिंबल से भी डिनोट करते हैं. इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हैं. कैसे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इट कम्स आउट टू बी 2. देयरफॉर 2 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रीटियम, एंड दिस इज द ओनली आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ रेडियो एक्टिव इन नेचर. ठीक है जी. रेडियो एक्टिविटी का मतलब है सेल्फ डिसइंटीग्रेशन विद टाइम. खुद ही कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर स्पीशीज, तो उसको बोला जाता है कि वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, और वो एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है. ठीक है जी. तो दिस वर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉपिक इफेक्ट. आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है, बेसिकली इसमें हमारे पास चेंज इन केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व होता है. उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है. डेफिनेशन देखें, द टाइप ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़. हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस, क्योंकि एटॉमिक मास जो है उसमें डिफरेंस है. ठीक है जी. हमने बेसिकली जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं.
हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें ड्यूटेरियम से, ठीक है जी, हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्योंकि वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सेम है, लेकिन उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जिसमें डिफरेंस आ जाएगा। किस वजह से आ रहा है डिफरेंस? क्योंकि उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, और इसी को बोला जाता है आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक, बोला ऑल थ्री isotopes of hydrogen have the same atomic number and similar electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एज देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव रिएक्शन डिफर। बोलने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है रिएक्शन है, लेट्स से कोई ग्रुप है ए, इसके ऊपर लगा रखा है हाइड्रोजन H, और वो बना रहा है लेट्स से A2 + H2। एक रिएक्शन ये है। दूसरी मान लेते हैं AD, D इज ड्यूटेरियम, ये बना रहा है A2 + D2। अभी दोनों रिएक्शन में है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, दोनों के दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे, लेकिन जो स्पीड है, जो ये फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है, इन दोनों की स्पीड में वेरिएशन होगी। ठीक है जी, तो बेसिकली जो फर्स्ट रिएक्शन है इट इज़ फास्टर देन सेकंड रिएक्शन। वो इस वजह से क्योंकि ड्यूटेरियम का मास जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड है उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है, और हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है जी, इतना भी ज़्यादा नहीं लगता, मतलब कंपेरेटिवली फर्स्ट रिएक्शन को अगर सेकंड रिएक्शन से कंपेयर करेंगे उस सेंस में बोला जा रहा है कि सेकंड रिएक्शन में जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बात करिए रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि हमारे पास कितना टाइम लग रहा है। रेट मीन्स स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो कितना टाइम लग रहा है किसी रिएक्शन को होने में, दैट इज़ रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, तो उस सेंस में देखा जाए तो हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास में डिफरेंस है, इस वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिफरेंट आइसोटॉप की वजह से डिफरेंट रहेगा। ठीक, बोला दिस डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया ड्यू टू द डिफरेंट एटॉमिक मास, इसी को बोला जाता है आइसोटॉपिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन को अगर हम पीरियोडिक टेबल में प्लेस करें तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रुबिडियम आ जाएगा, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। उसके अलावा यहाँ पे मैं हेलोजन लगा देता हूँ। हेलोजन आ जाएंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन एंड अनसेप्टियम। ठीक है जी, यहाँ पे दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 17, जो हेलोजन वाला है दैट इज ग्रुप 17। ठीक है जी, उसके अलावा ये हमारे पास एस ब्लॉक आ गया सारा, देन दिस इज पी ब्लॉक, जो ब्लू में है सारा पी ब्लॉक हो गया। उसके अलावा ये जो ग्रीन में है दिस इज डी ब्लॉक। ठीक है, दिस इज डी ब्लॉक। जो रेड में है दैट इज एस ब्लॉक। ठीक है जी, अब देखिए बोला इन सम प्रॉपर्टीज इट, हाइड्रोजन की बात हो रही है, इन सम प्रॉपर्टीज इट रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन सा है? ग्रुप 1, जो हाइड्रोजन से नीचे है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 1 से कुछ प्रॉपर्टीज जो है रिजेंबल करती हैं। इन सम अदर प्रॉपर्टीज इट रिजेंबल्स विद हेलोजेंस, जो कि ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 से भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है रिजेंबल करती हैं। कौन सी, कैसे करती हैं, कौन सी करती हैं वो देखेंगे अभी आगे, फिलहाल के लिए पोजिशनिंग की बात हो रही है। इन सम प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम बोथ अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस। कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की ऐसी हैं जो ना ग्रुप 1 से मैच हो रही है ना ग्रुप 17 से मैच हो रही है।
दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल और एनोमलस, लेकिन हाइड्रोजन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ही क्यों प्लेस किया, तो इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन जो है हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए इसकी जो पोजीशनिंग है वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, या इसको बोल सकते हैं एनोमलस, जिसमें हमारे पास डाउट हो उसको हम बोलते हैं एनोमलस, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं हमारे पास सिमिलरिटीज़ क्या है एल्कली मेटल्स के साथ, हेलोजन के साथ, देन देखेंगे डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले है सिमिलरिटीज़ विद अल्कली मेटल्स। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोला लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब जैसे अगर बात कर लेते हैं सोडियम की, सोडियम में हमारे पास कन्फिग्रेशन है 3s1, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है उसमें भी 1s1। तो बेसिकली दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों सोडियम जो है अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया वैलेंस शेल में। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ सिमिलरिटी जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हाइड्रोजन लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मेटल, दैट इज बोथ फॉर्म कैटाइन। दोनों को दोनों कैटाइन बनाते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaCl में जो सोडियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्लोरीन को दे दिया। उसी तरह से HCl में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl नेगेटिव बना देगा और H पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल्स भी जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। उसके अलावा देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बोला जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन बॉन्डेड विद नॉन मेटल। वो हमने ऊपर ही देख लिया अभी कि अल्कली मेटल को जैसे नॉन मेटल क्लोरीन के साथ हमने अटैच करवाया तो सोडियम पे आ गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से हाइड्रोजन भी जो है उसको हमने हेलोजन के साथ बॉन्डेड करवाया तो उस पर भी कितना आ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट भी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बोला लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस तरह से अल्कलीज जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन जो है शो कर रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट मीन्स हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो जिसके पास जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा तो उसकी रिडक्शन होगी। तो बेसिकली हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था, हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था, मतलब हाइड्रोजन इज फैसिलिटेटिंग द रिडक्शन ऑफ अदर स्पीशीज। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जिस तरह से हमारे पास अल्कली मेटल्स जो है वो भी ऐसा ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज कर देते हैं, मतलब खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन जिस स्पीशीज के पास जाएगा उसके लिए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन वो रिड्यूस तभी हो पाता अगर हमारे पास अल्कली मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है अल्कली मेटल ने प्रोवाइड करवा के उसकी रिडक्शन करवा दी। दैट मीन्स अल्कली मेटल्स आर ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ठीक है जी। होपफुली आपको क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरिटीज़ विद हेलोजन्स। हमारे पास हेलोजन्स हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, वो देखते हैं अभी क्या है। हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जस्ट लाइक हेलोजन्स हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। जो हेलोजन्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर इज 9। तो फ्लोरीन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका ऑक्टेट बोल दीजिए या ऐसा बोल दीजिए कि उसका डुप्लेट। डुप्लेट इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। तो हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज़ हो जिसमें फर्स्ट ही ऑर्बिट प्रेजेंट हो। उसके अलावा जितनी स्पीशीज़ हैं उन सभी में ऑक्टेट, अगर हम बोलें कि कंप्लीट होने को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम बोल देंगे कि वहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट था वो फर्स्ट नहीं था, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने ऑर्बिट है उन सभी में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने होते हैं हमने। अभी देखिए यहाँ फ्लोरीन में है हमारे पास सेकंड ऑर्बिट। दैट मीन्स यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 5 और 2 7 हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे।
उसी तरह से अगर हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इज़ 1s1। अभी यहाँ पे मैक्सिमम कितने होते हैं, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस सेंस में देखा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है सो एज टू अचीव द नेक्स्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, तो वो आ गया 1। इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या है, सिमिलैरिटी। उसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, तो जिस टाइम पे हेलोजन्स को हम लगाते हैं मेटल्स के अगेंस्ट, जैसे आ गया NaCl, उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को लगाते हैं मेटल के अगेंस्ट, दैट इज़ NaH, तो इन दोनों पे हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी -1। Cl पे तो -1 आएगी, वो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मेटल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से, तो इस वजह से मेटल पे तो N+1 आ गई, लेकिन हाइड्रोजन पे आ जाएगी -1। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो हाइड्रोजन शो करता है जब उसको हम लगाते हैं किसके अगेंस्ट, मेटल के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन्स। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेसिकली ऊपर वाला पॉइंट्स जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है कि हमारे पास हेलोजन्स और हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जब उनको हम मेटल के साथ लगाएं। उसके अलावा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हमारे पास कितनी एनर्जी हम दें किसी एटम को या किसी इलेक्ट्रॉन को कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बाहर चला जाए। बोलने का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें कितनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और हाइड्रोजन और हेलोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो दैट इज़ क्वाइट कंपेरेबल, ठीक है जी। ये एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है, तो इसको आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। जिस तरह से हेलोजन जो है वो डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो भी डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। एक कोवलेंट जो बॉन्ड जो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाई एटॉमिक बनाते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। तो ये डाई एटॉमिक जो है एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों हेलोजन्स भी और हाइड्रोजन्स भी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डिससिमिलरिटीज विद अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स। हेलोजन्स और अल्कली मेटल्स में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या डिससिमिलरिटीज प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स। जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है अल्कली मेटल्स के विद रिस्पेक्ट टू और हेलोजन्स के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जो कि एक एनॉमलस बिहेवियर है कि उनकी कंपेरेबल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है। उसके अलावा हेलोजन्स और अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन है, जबकि हेलोजन और अल्कली मेटल में ऐसा नहीं होता। उसके अलावा कोई भी न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटियम की, ठीक है जी, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, उसकी बात कर रहे हैं। 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस से बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, जबकि अल्कली मेटल और हेलोजन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। देन वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक। ये चीज़ ध्यान रखें, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं दोज आर बेसिक, हेलोजन्स के हैं एसिडिक और हाइड्रोजन के हैं न्यूट्रल। जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है दैट इज़ H2O, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन हेलोजन का ऑक्साइड जो है वो होते हैं हमारे पास एसिडिक, लेकिन अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दोज आर बेसिक इन नेचर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं होता। जो हाइड्रोजन है जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, अभी हमने देखा हेलोजन के साथ कि हेलोजन भी डायटॉमिक बनाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो भी डायटॉमिक बनाता है, दो एटम जो है प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हाइड्रोजन जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है तो उसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर कर लेता है और बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन,
अब ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेगा, लेकिन इनके पास 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि क्या है, अनशेयर्ड। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन हेलोजन में है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास क्या आ गया, एक डिफरेंस आ जाता है अल्कली मेटल और हेलोजन का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ हमारी फिनिश होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। प्रेपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन आपको बुक्स में हो सकता है 1-2 प्रिपरेशन जो हैं एक्स्ट्रा मिले, लेकिन मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं वही कवर करी, ठीक है। कुछ हैं रेलिवेंट इक्वेशंस भी हैं, नेमिंग वाली तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है प्रिपरेशंस, जैसे लेन प्रोसेस है, बोश प्रोसेस है, ठीक है जी, कोल गैसिफिकेशन है, ऐसी रिएक्शंस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी जिनका नाम है कुछ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। तो देखिए सबसे पहले है लेन्स प्रोसेस। बोला डाई हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग अल्टरनेट करंट ऑफ स्टीम एंड वाटर गैस ओवर रेड हॉट आयरन। जो रेड हॉट आयरन है उसके ऊपर से हम वाटर गैस या स्टीम बोल दीजिए, स्टीम को पास करवाएंगे, उस टाइम पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। अब ये होती है 2 स्टेजेस में। देखिए फर्स्ट स्टेज है ऑक्सीडेशन स्टेज, स्टीम पास्ड ओवर आयरन फिलिंग्स, आयरन के टुकड़े, ठीक है, एट 1023 से 1073 केल्विन टेम्परेचर है। उस टाइम पे हमारे पास स्टीम जो है आयरन फिलिंग के ऊपर से पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो बनेगा। और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज दिस इज मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मैग्नेटिक और है एक आयरन का, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। आयरन फिलिंग को के ऊपर से स्टीम को पास करवाएंगे, टेम्परेचर रहेगा 1023 या 1073 केल्विन के बीच में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइट, जो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड है आयरन का, और हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है जी। और देखो रिडक्शन स्टेज में क्या है, रिडक्शन स्टेज में हमें बेसिकली आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने आयरन की कैपेबिलिटी यूज़ करके हाइड्रोजन बना लिया, लेकिन जो मैग्नेटाइट है उसको हम दोबारा क्या है, इस स्टेज में जो ये आपका मैग्नेटाइट है इसको हम रिडक्शन स्टेज में दोबारा आयरन में कन्वर्ट करेंगे और वापस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम यूज़ कर पाएँ उसको, ठीक है जी। तो यही पूरा का पूरा आइडिया है। रिडक्शन स्टेज में देखिए व्हेन होल आयरन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, जब पूरा का पूरा आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो बोला स्टीम सप्लाई इज कट ऑफ, स्टीम की सप्लाई जो है उसको हम कट ऑफ कर देते हैं, एंड वाटर गैस इज पास्ड, वाटर गैस इज H2 + CO, H2 + CO वाटर गैस पास करवाते हैं थ्रू टू रिड्यूस Fe3O4 बैक इनटू आयरन। Fe3O4 को हम आयरन में वापस कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर गैस को पास करवाते हैं, ठीक है। वाटर गैस इज बेसिकली CO + H2। तो बेसिकली क्या होगा, आयरन बन गया, अब दोबारा आयरन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज़ हो सकता है, स्टीम पास करवाएंगे, हाइड्रोजन दोबारा बनेगा, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज लेन्स प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज सिन गैस बोश प्रोसेस, ये इसको डायरेक्टली बोश प्रोसेस भी बोला जाता है। अब ये एक कमर्शियल मेथड, ठीक है, जो पीछे हमने लेन प्रोसेस किया दैट वाज आल्सो कमर्शियल मेथड। बोश प्रोसेस क्या है, इट इज अ कमर्शियल मेथड व्हेन सुपरहीटेड स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोल या कॉक, ठीक है। रेड हॉट कोल से जब हम हीटेड स्टीम को पास करवाएंगे, टेम्परेचर रहेगा 1270 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगी और बनेगी डाई हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगी और बन जाएगी डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। जिस टाइम पे इनका रेशो जो है वो रहेगा 1:1, उस टाइम पे इसको बोला जाता है वाटर गैस। जिस टाइम पे रेशो जो है वो रहेगा 1:1, उस टाइम पे इसको बोला जाता है वाटर गैस। लेकिन अगर रेशो जो है चेंज हो जाए, बोला नो ऑल मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंपोजिशन, हमारे पास 1:1 वाले को भी और उसके अलावा कुछ और प्रोपोर्शन हो तो उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस और सिन गैस, उसको बोला जाता है सिंथेसिस गैस और सिन गैस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, वाटर गैस का फॉर्मूला, सिन गैस या सिंथेसिस गैस का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, बोला प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस, जो प्रोसेस है सिन गैस को प्रोड्यूस करने का फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो दिस रिएक्शन वाज
कोल गैसिफिकेशन, ठीक है जी, दिस रिएक्शन वाज कोल गैसिफिकेशन। अब देखिए केमिकल बेसिकली ये बोश प्रोसेस में आ रहा है, ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हमारा मेन पर्पस है, ठीक है जी। अब देखिए बोला केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सिन गैस में, रिएक्ट्स विद स्टीम, कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस टाइम पे हमारे पास जो है और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होगी अगर हम उसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आयरन क्रोमेट, दैट इज़ FeCrO4, ठीक है जी। टेम्परेचर रहेगा 673 केल्विन। इस रिएक्शन को बोला जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अभी ज़रूरी नहीं है पेपर में आपको बोश प्रोसेस ही पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बताइए क्या है, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस आपने ध्यान में रखना है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उसके अलावा रिएक्शन जो है आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपसे वाटर गैस फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, दैट इज़ कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन, सिंथेसिस गैस पूछ सकते हैं क्या है, या सिंथेसिस गैस का प्रिपरेशन पूछ सकते हैं तो भी सेम चलेगा, ठीक है जी। वाटर गैस का प्रिपरेशन पूछा जाए तो भी सेम चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रिपरेशन यूजिंग एक्टिव मेटल्स, प्रिपरेशन यूजिंग एक्टिव मेटल्स। अभी जो बड़े ज़्यादा एक्टिव मेटल है दैट इज़ एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं उनको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या बनाते हैं, डाइहाइड्रोजन। जैसे सोडियम को वाटर के साथ करवाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसके अलावा क्या बना देगा, हाइड्रोजन बना देगा। कैल्शियम जो है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। उसके अलावा जो लेस एक्टिव मेटल आगे जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है जी। बोला इट डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर वाइल लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन, डिकम्पोजेज बॉइलिंग वाटर लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन। जो डाइहाइड्रोजन है H2 का फॉर्मेशन करवाएंगे कैसे, लेकिन जो वाटर है उसको डिकम्पोज करेंगे और जिंक ऑक्साइड बन गया, जहाँ पे जिंक जो है वो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है जी। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस जो है उसको लिबरेट करवा देंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हुई रिएक्शन, यहाँ पे हुई बॉइलिंग वाटर के साथ, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टिल लेस एक्टिव मेटल, अभी यहाँ पे स्टीम तो है, बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर था, यहाँ पे स्टीम, ठीक है, स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जैसे जैसे मेटल जो है हमारे पास कम रिएक्टिव है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है अगर मेटल क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अगर हमारे पास फर्दर लेस एक्टिव मेटल है जैसे आयरन है, टिन है, निकल है, तो उसको हम डिकम्पोज करवाते हैं स्टीम के साथ एट हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, बनेगा अगेन H2 बनेगा, जैसे आयरन है तो उससे बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अभी डाइहाइड्रोजन जो है इट इज़ ऑफ हाई प्योरिटी, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें हम जो डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं उसकी प्योरिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो बिना एसिड के या बेस के नहीं हो सकती, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो बिना एसिड या बेस की प्रेजेंस में नहीं हो सकती, रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो वाटर, प्योर वाटर जो है वो इजीली डिसोसिएट नहीं करता है, डिसोसिएट नहीं करेगा तो H2 और O2 नहीं बनेगा। तो इसलिए कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है वो डालना ज़रूरी है, तभी हमारे पास रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में H पॉजिटिव जो है वो बनेगा और क्या बनेगा, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव बनेगा और बनेगा OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास बेसिकली H पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन होती है कैथोड पे, रिडक्शन होती है कैथोड पे। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन में कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर्स बने हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको पढ़ें, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखें, मैं जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। अभी डाइहाइड्रोजन जो है वो कलेक्ट होगी कहाँ पे, कैथोड पे, क्योंकि H पॉजिटिव से बन रहा है डाइहाइड्रोजन और H पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होगा,
ठीक है जी, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक, तो डाई हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास बनेगी कैथोड पे, जो डाई ऑक्सीजन है वो बनेगी एनोड पे। तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखें। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्कलीज और एसिड्स, फ्रॉम अल्कलीज एंड एसिड, सॉरी और नहीं, अल्कलीज आगे जैसे बेस, अल्कली का मतलब है बेस, एसिड का मतलब एसिड ही है। अभी देखिए मेटल्स लाइक बेरिलियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब जो इनऑर्गेनिक है, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, दीज आर मिनरल एसिड एंड अल्कली सॉल्यूशन टू लिबरेट डाइहाइड्रोजन। ठीक है जी, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मिनरल एसिड के साथ, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ एंड अल्कली सॉल्यूशन के साथ डाइहाइड्रोजन जो है लिबरेट करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन बना देगा। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देगा, जो कि हमारा पर्पस है हाइड्रोजन गैस बनाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट मैंने पहले कवर कर रखी हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो बाद में लिखा है, तो स्टार्टिंग वाली तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो सबसे पहले है न्यूट्रल टू लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिड के लिए रेड कलर हो जाता है उसका, और बेस के लिए हो जाता है ब्लू कलर। लेकिन डाइहाइड्रोजन के लिए जो न्यूट्रल है लिटमस सॉल्यूशन, दैट मीन्स कौन सा कलर शो करेगा, पर्पल। जब न्यूट्रल हो कोई सॉल्यूशन तो उसके लिए कलर शो करता है पर्पल। उसके अलावा डाइहाइड्रोजन जो है इट इज़ हाईली कंबस्टिबल गैस। डाइहाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल एंड बर्न्स इन एयर और डाइहाइड्रोजन हवा में, या डाइहाइड्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ या हवा में बोल लीजिए। हमारे पास जो हाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है, वो कंबस्टिबल है, वो जलती है। ठीक है, और कलर क्या शो करेगी, पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम जो है उसको शो करेगी। तो वहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है, वाटर की, विच इज़ बेसिकली दिस रिएक्शन इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस का रिवर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने की, जिससे वाटर बन रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि पेल ब्लू फ्लेम जो है वो हाइड्रोजन शो करता है अगर हम उसको कंबस्शन करवाएं उसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, अब बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसमें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। जिस टाइम पे ये ऑयल जो है उनको हम एक्सपोज कर दें एयर के लिए, हवा में एक्सपोज कर दें काफ़ी लंबे समय के लिए, तो जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, तो इनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, और हमारे पास जो ऑयल है वो हो जाता है रेंसिड। ऑयल क्या हो जाता है, रेंसिड। रेंसिड का मतलब है अनप्लेजेंट ऑर्डर, खुशबू जो है अलग सी खुशबू आएगी जो कि अच्छी नहीं होगी, अनप्लेजेंट है। उसके अलावा टेस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। और बेसिकली होता क्या है, ये टेस्ट और अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है किस वजह से होता है, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट ऑर्डर और टेस्ट जो है वो आता है। टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, जो डबल बॉन्ड थे उनको हाइड्रोजनेटेड कर दिया गया। हाइड्रोजनेटेड मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दिए गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा दिए गए। इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा हुआ, फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब है पोरस कर रखा है, पाउडर कर रखा है। ठीक है जी, फाइनली डिवाइडेड है, या फाइनली डिवाइडेड से मतलब है कि पोरस कर रहा है, पाउडर कर रखा है। ठीक है जी, और टेम्परेचर कितना है, 473 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 473 केल्विन। तो बेसिकली जो वेजिटेबल ऑयल है उसको जब हम डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल ऑयल जो है उसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाई हाइड्रोजन के साथ तो वो बनाएगा वेजिटेबल फैट। अब ये वेजिटेबल फैट जो है इट इज़ बेसिकली घी। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं घरों में, डालडा हो गया, गगन हो गया, रथ हो गया, दीज आर ब्रांड्स
ठीक है, विच आर सेलिंग वेजिटेबल फैट। कैसे? निकल का यूज़ करके किसी टेम्परेचर पे हीट करके वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं और उसी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये चीज़ भी ध्यान रखें, यहाँ पे कम्प्लीटली जो है अनसेचुरेशन, दैट इज़ डबल बॉन्ड जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है उसको। ठीक है जी, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में जो है उसकी रिमूवल हो जाती है। इसीलिए जो हमारे पास डालडा, घी या ये आपके पास जो ब्रांड है, ये हमारे पास ये भी रेंसिड हो जाते हैं, इनका टेस्ट भी चेंज होता है अगर ढक्कन जो है ओपन रह जाए लंबे समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है? जब हमारे पास नाइट्रोजन गैस और डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलके बनाती है अमोनिया। कब? जब आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है और मोलिब्डेनम जो है वो काम कर रहा है एज अ प्रमोटर का। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, ये चीज़ ध्यान रखें। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, जो कि अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। अमोनिया फर्दर जो है वो काफ़ी सारे बोल सकते हैं आप फर्टिलाइजर में यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन जब डाई हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी, और ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने कंबस्शन में भी स्टडी कर लिया अभी। उसके अलावा है रिएक्शन विद हेलोजेंस। हमारे पास डाई हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करता है हेलोजन के साथ हेलोजन हैलाइड बनाने के लिए, हेलोजन हैलाइड की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है जी। अगर हम हेलोजन्स, डिफरेंट हेलोजन्स को देखेंगे कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी है डाई हाइड्रोजन के प्रति, तो वो है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। ठीक है जी। वो इस वजह से कि फ्लोरीन जो है उसका बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा वीक है। वो क्यों वीक है? वो इस वजह से कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन जो है वो सबसे जल्दी जो है टूटेगा और डिसोसिएट होकर रिएक्ट करेगा। ठीक है जी। अभी देखिए, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया तो बनाएगा 2HF, और ये रिएक्शन हो रही है डार्क में। ये रिएक्शन हो रही है डार्क में, मतलब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। अदरवाइज जो हेलोजेंस है वो रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो बनाएगा 2HCl, लेकिन ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड 673 केल्विन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ब्रोमीन जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो बेसिकली रिएक्शन हो तो जाएगी 673 केल्विन पे, लेकिन कैटलिस्ट जो है प्लेटिनम रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा अगेन HI जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ठीक है जी, HI जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो इसकी फॉर्मेशन ईजिली होगी नहीं, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर वो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो HBr और HI की फॉर्मेशन करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन जो है आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड आयंस। अब देखिए, डाई हाइड्रोजन जो है इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने देख लिया पीछे कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जिस तरह से हमारे पास जो अल्कली मेटल्स है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसलिए ये रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड्स को। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर बना देगा और वाटर बना देगा। जिंक ऑक्साइड भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक बना देगा। सॉरी, यहाँ पे जिंक आना था। ठीक है, करेक्शन कर लें इसको। यहाँ पे Zn आएगा, जिंक एंड देन फॉर्म वाटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्या होते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे कि वो क्या है? ओलिफिन है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सो प्रोसेस। अब जिस टाइम पे ओलिफिन्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ठीक है, ये बताइए क्या है? CO+H2 इज वाटर गैस। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन जब हमारे पास ओलिफिन्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म एल्डिहाइड्स। CHO ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है जी।
अब ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो फॉर्मेशन है एल्डिहाइड की वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CO4। दिस CO इज कोबाल्ट, दिस CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो रिएक्शन आपने डायरेक्टली याद रखनी है, ऑक्सो प्रोसेस आपको आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास मीथेन बनेगा या एसिटाइलिन बनेगा। अगर तो हमारे पास टेम्परेचर है 1375 केल्विन, कम टेम्परेचर है, तो हमारे पास बनता है मीथेन। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा है, इवन इलेक्ट्रिक आर्क का हमने यूज़ किया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, 3300 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इज C2H2। अगर इसको फॉर्मूला में लिख दूँ तो दिस इज एसिटाइलिन, ठीक है। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा 3300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमारे पास बनाएगा एसिटाइलिन, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। अभी काफ़ी यूजेस जो हैं अभी हमने पीछे भी करे, जैसे कि हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो कि फर्दर किस काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में। देन वी हैव वनस्पति घी फॉर्मेशन, जो कि कैसे हो रही है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। उसके अलावा मेटल हाइड्राइड्स बनाने में काम आता है, ठीक। उसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होता है हैवी मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, हमने देखा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस बेसिकली हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। उसके अलावा लिक्विड हाइड्रोजन मिक्सड विद लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये हमने देखा क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, बड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा इन मेटलर्जी, ये हमने शायद रिपीट हो गया, पॉइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक मिथेनॉल, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके अलावा एसिटाइलिन भी देखा हमने, ठीक है। तो कुछ केमिकल्स, स्पेसिफिक केमिकल्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी जो है हाइड्रोजन यूज़ होती है, जो जिन केमिकल्स की प्रिपरेशन जो है वो फर्दर बड़े सारे केमिकल्स जो है उनकी फॉर्मेशन जो है हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो दीज वर फ्यू यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड्स। अभी हाइड्राइड्स क्या है, जिस टाइम पे हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है H-, मतलब वो मेटल के साथ लगा है, ठीक है। तो हाइड्राइड जो है वो हमारे पास तीन तरह के हैं, आयोनिक, जिनको हम सेलाइन या सॉल्ट लाइक, सेलाइन बोलेंगे, या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। उसके अलावा है मेटेलिक, जिनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर, या इनको कोवलेंट हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। अभी देखिए, जो आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स हैं, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, तीनों में हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा बता रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे, लेकिन ग्रुप 2 के बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होंगे, ठीक है जी। बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवलेंट, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के वो बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड। मेटेलिक में देखिए, जो डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 3rd 4th 5th 11th 10th 11th 12th, उसके अलावा एफ ब्लॉक पूरा का पूरा, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ ग्रुप छोड़े हैं, वो चीज़ ध्यान में रखें। 6th 7th और 8th ग्रुप जो है वो छोड़ा है, वो देखेंगे क्यों छोड़ा। आगे देखिए, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बनाते हैं कोवलेंट हाइड्राइड, और एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब देखिए, आयनिक में देखिए, लिथियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम डाइएल्यूमिनियम हेक्साक्लोराइड, दैट इज Al2Cl6, फॉर्मिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिडक्शन करवाता है। उसके अलावा सोडियम हाइड्राइड, जो कि एक आयनिक हाइड्राइड है, वो रिएक्ट करेगा जब B2H6 के साथ, बनाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके अलावा दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आयनिक सॉलिड हाइड्राइड्स हैं, ये क्या है, वाइट हैं, क्रिस्टलाइन है और सॉलिड। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि आयनिक है। उसके अलावा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन कैसे, जब फ्यूज्ड स्टेट है, जब वो क्या है, मेल्ट कर रखे हैं, उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। हाइयर डेंसिटी एज कम्पेयर टू
द मेटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। जैसे मान लीजिए सोडियम से बनाया है सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी सोडियम से, ठीक है। उसके अलावा दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। अब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है हाई टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि H नेगेटिव इजीली प्रोवाइड हो जाएगा हाई टेम्परेचर में, ठीक है जी। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। जैसे आपने अभी देखा NaBH4 और LiAlH4 जो है ये हाइड्राइड जो है अवेलेबल करवाते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। अब देखिए मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में सेकंड पॉइंट है, जो ग्रुप 6 है, जो ग्रुप 6 है उसमें सिर्फ क्रोमियम है जो कि हाइड्राइड बनाता है। कौन सा वाला? मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए जो मेटल्स हैं ग्रुप 7 के, 8 के और 9 के, वो तो हाइड्राइड बिल्कुल भी नहीं बनाते, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इन 3 ग्रुप्स को बोला जाता है हाइड्राइड गैप, जो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ हाइड्राइड गैप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्राइड गैप में वो एलिमेंट आते हैं, वो मेटल्स आते हैं जो हाइड्राइड्स फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो ग्रुप हैं जैसे 3, 4, 5, उसके अलावा 10, 11, 12, ठीक है जी, ये जो है ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करवा रहे हैं, लेकिन 7, 8 और 9 वाले जो है हाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्राइड गैप। उसके अलावा दीज आर ऑफन नॉन स्टोक्योमेट्रिक। नॉन स्टोक्योमेट्रिक मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब प्रॉपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जितने मर्जी प्रेजेंट हों वो चलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई नॉन स्टोक्योमेट्रिक, कोई प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं। मेटेलिक लस्टर रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करवा पाएंगे, ठीक है जी। अब इनको इंटरस्टिशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 मेटल आयन है, 3 मेटल आयन है, इनके इन बिटवीन कुछ स्पेस जो है खाली रह जाता है, और इस साइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। उसके अलावा अभी क्योंकि ओवरऑल मेटल के स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसको हम बीच में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज हाइड्राइड्स आर नोन एज हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया। These hydrides are known as, they are used as basically हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए जो है मेटेलिक हाइड्राइड्स जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये हमने देख लिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम बनाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट 2 हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। अभी दीज आर यूजुअली वोलेटाइल है, इजीली वेपर फेज में चले जाते हैं, कम टेम्परेचर में जो है वेपर फेज में जा रहे हैं। उसके अलावा लो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, इवन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम है। अभी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं इसकी। एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, फिर है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अभी देखिए जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, दैट इज बोरोन, उसके अलावा हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, जो भी हैं सारे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये हमारे पास वो एलिमेंट है जो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इसीलिए क्या है पॉलीमेरिक है, क्योंकि बोरोन का देखिए, जैसे मान लीजिए बोरोन का हाइड्राइड हो गया BH3, लेकिन ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए पॉलीमेरिक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूरे करने हैं, तो ये बनाता है B2H6, इसीलिए हमने B26 बना रहा है ना, इसीलिए हमने यहाँ क्या पढ़ा, ये B2H6 बनाना है, ठीक है। वो इसी वजह से बना क्योंकि यह क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसी तरह से एल्यूमिनियम भी देखिए, एल्यूमिनियम भी देखिए क्या बना रहा है Al2Cl6, वो इसी वजह से बना रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, इसीलिए ये क्या करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दिस एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। नेक्स्ट देखिए जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, दैट इज कार्बन हो गया, जैसे ये क्या है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, और चारों के चारों यूज़ कर लिए इसके, ठीक है, चारों के चारों जो है वो यूज़ कर लिए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है। तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और ये जनरली जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है इनका प्रेजेंट होता है।
उसके अलावा ग्रुप 15, 16 और 17 अगर बात करेंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, हो सकता है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का असेंस ये है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अनशेयर्ड होंगे। जैसे अगर हम देखते हैं अमोनिया को, NH3, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन के पास पूरे, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है जो अनशेयर्ड है, अभी उसने शेयर नहीं करे हैं। इसका मतलब उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स। अब इससे आगे जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वाटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आप कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।